ये दिया कि अब और मजबूत और तैयार हैं हम। रक्षा मंत्रालय को इस बार 7.8 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट मिला है, जो पिछले साल के मुकाबले 15% ज्यादा है, जिससे धुरंधर रक्षा बजट कहा जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला बजट है। ये पहले से ही माना जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सरकार सेनाओं के लिए अब कुछ बड़ा करने वाली है। भारत सरकार ने खास तौर पर हथियार, सैन्य उपकरण और आधुनिक तकनीक की खरीद के लिए अपने कैपिटल बजट को लगातार बढ़ाया है। ऑपरेशन सिंदूर में ही सेना ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर हमला कर पाक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। Defense aviation, I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair or overall requirements by units in the defense sector. पिछले साल रक्षा मंत्रालय को बजट खर्च के लिए 5,67,000 करोड़ रुपए मिले थे। अब सरकार ने इसे और बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्रालय को 7,80,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। कैपिटल आउटले बजट के तहत रक्षा बलों को आधुनिकीकरण के लिए 2,19,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। कुल मिलाकर रक्षा मंत्रालय के बजटीय आवंटन में 15% की वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प को सशक्त आधार देता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। और इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। रक्षा क्षेत्र में बजट बढ़ाने के पीछे एक बड़ी वजह हाल के सालों में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियां हैं। पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ तो है ही, ऊपर से चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों की वजह से भारत पूरी तरह तैयार रहना चाहता है। इस रिकॉर्ड बजट से भारत की सेनाओं का जोर शोर से आधुनिकीकरण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल रिकॉर्ड 9वीं बार आम बजट पेश किया। इस दौरान कई चीजें सस्ती और कुछ चीजें महंगी हुई। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। आइटम नंबर 1, I present the budget for the year 2026-2027. बजट 2026-27 में सीमा शुल्क में बदलाव कर दवाइयों, मोबाइल, EV बैटरी और खेल सामान को सस्ता किया गया है, जबकि सिगरेट, विदेशी शराब, लग्जरी वस्तुएं और F&O ट्रेडिंग महंगी हो गई है। आपको बताते हैं क्या हुआ सस्ता। दवाइयां, कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की 7 दवाओं को पूरी तरह से सीमा शुल्क मुफ्त कर दिया गया है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित दवाओं पर शुल्क 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, देश में बने स्मार्टफोन और टैबलेट सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि कैमरा मॉड्यूल और डिस्प्ले पैनल जैसे कंपोनेंट्स पर शुल्क घटाया गया है। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन के कुछ हिस्सों पर भी छूट दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहन, EV बैटरी और लिथियम आयन बैटरी निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल जैसे लिथियम कोबाल्ट पर सीमा शुल्क कम किया गया है। जूते और कपड़े, चमड़े के जूते और कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इन कच्चे माल के आयात पर शुल्क घटाया गया है, जिससे घरेलू बाजार में भी इनकी कीमतों में राहत मिल सकती है। खेल का सामान,
खेलो इंडिया मिशन के तहत खेल उपकरणों को अधिक किफायती बनाया गया है। विमान यात्रा, नागरिक विमानों में पुर्जों और रखरखाव के लिए कच्चे माल पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है, जिससे लंबी अवधि में विमानन क्षेत्र की लागत कम हो सकती है। सोलर और सीएनजी, सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर सिस्टम पर लगने वाले टैक्स को कम किया है। इसके साथ ही सीएनजी भी सस्ती हो सकती है। बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आम जनता को राहत देने के लिए सीमा शुल्क में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। वहीं कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं। तंबाकू उत्पाद और सिगरेट, बजट में सिगरेट और पान मसाला पर नई एक्साइज ड्यूटी और सीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव है, जिससे ये उत्पाद महंगे हो जाएंगे। विदेशी शराब, आयातित शराब पर लगने वाले शुल्कों में वृद्धि की गई है। आयातित लग्जरी वस्तुएं, विदेशी परफ्यूम, महंगे जूते, कपड़े और लग्जरी घड़ियों पर आयात शुल्क बढ़ने से ये महंगे हो सकते हैं। सोना और चांदी, कीमती धातुओं पर आयात शुल्क में बदलाव के कारण घरेलू बाजार में इनके दाम बढ़ सकते हैं। शेयर बाजार में निवेश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस यानी F&O पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना अब और महंगा हो जाएगा। इनकम टैक्स में गलत जानकारी देने पर टैक्स की रकम के 100% के बराबर पेनल्टी देनी होगी। चल संपत्ति का खुलासा न करने पर भी पेनल्टी लगेगी। स्टॉक ऑप्शन पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दवाइयां, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी बनाने का सामान, जूते और कपड़े सस्ते हुए हैं, वहीं तंबाकू उत्पाद और सिगरेट महंगे होंगे। विदेशी शराब, आयातित लग्जरी आइटम, सोना और चांदी के दाम भी बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ खबर बॉलीवुड से जुड़ी हुई बता दें, रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में पुलिस का एक्शन हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को देर रात कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों को 5 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। फरार आरोपी शुभम लोनकर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो ये तस्वीर जहां रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई थी और इस फायरिंग मामले में अब कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस का एक्शन इस मामले में देखने को मिल रहा है और ये सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं घटनाक्रम की, और 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। मुंबई की ये तस्वीर जहां रोहित शेट्टी के घर पर जब फायरिंग हुई थी, इस मामले की जांच आगे बढ़ी, पुलिस का एक्शन हुआ और 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर शेट्टी टावर के बाहर हुई फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा भी हुआ है। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी ले ली है। गैंग ने न केवल गोलियां चलाने की बात कबूली है, बल्कि रोहित शेट्टी और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सीधी चेतावनी दी है। आधी रात को डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली रोहित के घर फायरिंग की जिम्मेदारी। मुंबई के पॉश जुहू इलाके में देर रात मशहूर फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर 5 राउंड फायरिंग की गई। रात करीब 1:15 पर हुई फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन हाई प्रोफाइल इलाके में हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच इस मामले में एक बेहद गंभीर अपडेट सामने आया है। सोशल मीडिया पर जारी किए गए एक पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। पोस्ट में न सिर्फ फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई, बल्कि खुली धमकी देते हुए कहा गया है कि ये सिर्फ ट्रेलर है और आगे और गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। इस पोस्ट में बॉलीवुड को भी चेतावनी देने की बात कही गई है। हमले की जिम्मेदारी शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई, हैरी बॉक्सर और हरमन संधू ने ली है। इनमें से शुभम लोनकर वही गैंगस्टर है जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी वांटेड है।
हालांकि पुलिस ने इस सोशल मीडिया पोस्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और इसे भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। गोलियां चलने की पुष्टि, आरोपी फरार। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक एक के बाद एक कम से कम 5 गोलियों की आवाज सुनी गई। फायरिंग के तुरंत बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस, जोनल यूनिट, क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पूरे इलाके को सील कर दिया गया और रोहित शेट्टी के घर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। एहतियातन पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर सबूत जुटाए हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच की 12 से ज्यादा टीमें जांच में जुटी। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच अब मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की 12 से ज्यादा टीमें जांच में जुटी हैं। शुरुआती जांच में सीसीटीवी में एक मोटर बाइक दिखाई दी जिस पर एक आरोपी नजर आ रहा है। पुलिस को शक है कि वारदात में कुछ और बाइक और कारों का भी इस्तेमाल किया गया हो सकता है। सलमान खान के घर पर भी हो चुकी है फायरिंग। फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता। रोहित शेट्टी से पहले अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर पर भी फायरिंग की घटना सामने आ चुकी है जिसने पूरे बॉलीवुड को झकझोर दिया था। तब भी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने ही ली थी। अब रोहित शेट्टी के घर पर हुई इस फायरिंग ने एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हस्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह फायरिंग महज धमकी देने के इरादे से की गई या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है। मुंबई से विवेक गुप्ता के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। साध्वी मौत केस से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां साध्वी प्रेम भाईसा के पिता से दूसरी बार पूछताछ हुई। एसीबी बोरानाडा ऑफिस में पूछताछ की गई। एसआईटी प्रमुख पूछताछ के दौरान मौजूद रहीं। डीसीपी ने कहा कि पोस्टमार्टम में चोट के निशान नहीं मिले हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट आने पर मामले का खुलासा करेंगे। नहीं बोला या नहीं, आज मैं तो मेरी इच्छा से आया था। किसी ने बोला कि एसपी आज किसी आश्रम में चेकिंग करने के लिए, तो मैं सोचा अभी मैं खुद मौजूद रह करके। चाबी आपके पास है कि इनके पास है? आश्रम की चाबी थी, एक लड़का यहाँ रहता था उसके पास थी। तो छोटा बच्चा है, इतना होशियार इतना है नहीं। मुझे ऐसा हाँ सुरेश, मुझे ठीक नहीं थोड़ा लगा तो मैं जल्दी जाऊँ, लेकिन वो पहले आश्रम थोड़ा खोल दिया। चेकिंग सभा रखी गई है परिव में। हाँ, कल समाधि पूजन है, शादी का पूजे संत उतारेंगे और फिर आगे का कार्यक्रम होगा। देखिए, ऐसा है कि जब से ये घटना हुई है तब से हमारे कमिश्नर साहब और हमारी पूरी जो टीम है वो इस घटना को बहुत गंभीरता पूर्वक इसका अन्वेषण कर रही है। जितने भी आप लोगों के और जो आम जनता के दिमाग में जो सवाल हैं उन सबको समावेश करते हुए हम जो मृतका है उसका बैकग्राउंड, जो उनके पिता हैं उनका बैकग्राउंड, कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, कोई मेडिकल नेग्लिजेंस, जितने भी इसमें एस्पेक्ट है हम उसको सारी तरीके से हम उसको देख रहे हैं। और उन सबका यहाँ पर आज अभी हमने पूरी बैठ कर हमारी एसआईटी के साथ सीपी साहब के निर्देशानुसार और वो हमने आज समीक्षा करी है। आज दोबारा घटना स्थल का एफएसएल के द्वारा टीम का निरीक्षण किया गया। कुछ महत्वपूर्ण जो भी तथ्य थे वहाँ पे और उन सबका अभी विश्लेषण किया जा रहा है। साध्वी प्रेम भाईसा की मौत का रहस्य 5वें दिन भी बरकरार रहा। तहकीकात में जुटी पुलिस सच जानने के लिए हर जतन कर रही है। आईटी का अन्वेषण भी किया जा रहा है कि इनके इंटरैक्शन किनसे थे। सोशल मीडिया प्रोफाइल खंगाले जा रहे हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं सबसे पूछताछ की जा रही है और सबके बयान लिए जा रहे हैं। जब सारी परिस्थितियों को एक जगह कोलेट कर पाएंगे तभी हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। दरअसल रविवार को खुद पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश भारी जाब्ते के साथ साध्वी के आश्रम पहुंचे। उनके साथ एफएसएल की टीम भी थी जो मामले की हर बारीक कड़ी को जोड़ने की कवायद में जुटी है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम इस बार उस सेवादार सुरेश को भी अपने साथ आश्रम लेकर पहुंची जो साध्वी के लिए खाना बनाता था। गौरतलब है कि 28 जनवरी की सुबह सुरेश ने ही साध्वी के लिए भोजन तैयार किया था। मिली जानकारी के मुताबिक एफएसएल टीम ने आश्रम के रसोई घर और उस स्थान से खाने के सैंपल लिए हैं जहां साध्वी ने आखिरी बार भोजन किया था।
साध्वी की मौत की नई थ्योरी सामने आई है। प्रेम बाइसा को मौत से पहले उल्टी हुई थी। पुलिस ने साध्वी के पिता विरमनाथ और ड्राइवर सुरेश से पूछताछ की है। मौके पर सीन भी रिक्रिएट कराया गया। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश स्वयं यहाँ पर आए, इसके अलावा एफएसएल की टीम यहाँ पर आई और एक बार फिर घटनास्थल से जो है साक्ष्य जुटाए गए हैं। अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही है, कई तरह की चीजें सामने आ रही है, जिसमें सबसे पहले ये बात सामने आई थी कि पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ पता नहीं चली। ऐसे में विसरा को जो है केमिकल जांच के लिए भेजा गई है। वहीं अगर बात करें मेडिकल सूत्रों की, तो प्रेम बाइसा की जो आते हैं वो लाल पड़ चुकी थी और वो अक्सर जो मेडिकल एक्सपर्ट की माने तो किसी को पॉइजन देने के दौरान जो है आते लाल पड़ जाती है। इसी के अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से न्यूज 18 राजस्थान ने कल खबर चलाई थी कि उनको अस्थमा की बीमारी भी हो सकती थी और इस बात को आज पुलिस ने स्वीकार किया कि वे एस्थेलाइन लेती थी। ऐसे में उनको डेक्सोना इंजेक्शन जो लगाया गया उसका कार्य जो सांस नली को खोल देना और फेफड़ों की सूजन को कम करने का होता है और उसकी अधिक मात्रा में डोज यदि दी जाती है तो वो कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। आपको बताते चलें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कॉज ऑफ डेथ का खुलासा नहीं हो पाया है। कॉज ऑफ डेथ नहीं आने के साथ ही साध्वी के शरीर पर किसी तरह की चोट के कोई निशान नहीं पाए गए। शरीर में जहर नहीं पाया गया है, लेकिन विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है। पुलिस अब इस बात की कड़ियां जोड़ रही है कि क्या दवाओं के ओवरडोज या गलत कॉम्बिनेशन की वजह से साध्वी की जान गई। प्रेम बाइसा के पिता ने मोर्चरी के बाहर कहा था कि उनको सांस नहीं आ रही, वहीं उनके ड्राइवर सुरेश ने कहा था कि उनको वॉमिट हुआ। तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि जो जब उनको वॉमिट हुआ तब गले में जो खाना फंस जाने के चलते उनका एपिग्लोटिस जो था वो चौक हो गया, जिसके कारण उनको सांस नहीं आ रही थी और शायद इसी की वजह से मौत हो गई है। ऐसे में पुलिस जो हत्या, आत्महत्या और साधारण मौत को लेकर तीनों एंगल से जो है इस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस अब इस एंगल पर भी काम कर रही है कि यदि शरीर में जहर पहुंचा तो वह स्वेच्छा से लिया गया, किसी गलती का परिणाम था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। सवाल कई हैं। एफएसएल की अंतिम रिपोर्ट ही इस रहस्यमयी मौत के पीछे का सच सामने लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। सऊदी अरब में भारत के 161 नागरिक फंसे हैं जो 6 महीने के वीजा पर काम करने गए थे, लेकिन अब वापस नहीं आ पा रहे हैं। आरोपी की कंपनी ने पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। एक वीडियो बनाया है जिसमें वो वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। विदेशों में फंसी 161 जिंदगियां। सऊदी अरेबिया में अब्हा के अंदर है 161 आदमी, पूरे आदमी इंडियन नेशनलिटी। कंपनी ने रोका काम, पासपोर्ट सब। सरकार से बचाने की गुहार। सऊदी अरब के अबहा में ये 161 भारतीय नागरिक फंसे हैं जो इस उम्मीद में यहां आए थे कि पैसा कमाकर अपने परिजनों को बेहतर सुविधाएं देंगे। किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के घर में शादी करानी है, तो किसी को अपने बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन अब ना तो इनके पास काम है और ना ही पैसा, खुद ही पेट भरने के लाले पड़ चुके हैं। ऐसे में घर भेजे तो क्या भेजे। इन 161 लोगों में से 13 लोग बस्ती जिले के रहने वाले हैं। ये सभी अलिसार कंपनी में काम करने गए थे। शुरू में तो सभी को काम और वेतन मिला, लेकिन 6 महीने बाद हालात पूरी तरह बदल गए। कंपनी ने काम देना बंद कर दिया, जिससे इन सभी के सामने खाने और जरूरत की चीजों का गंभीर संकट पैदा हो गया। अब सभी ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वीजा खत्म होने के बावजूद कंपनी वापस नहीं भेज रही, उनसे जबरन दूसरे काम करवाए जा रहे हैं। यह हम सऊदी अरेबिया में अब्हा के अंदर है 161 आदमी, पूरे आदमी इंडियन नेशनलिटी। तो ना तो हमें कंपनी भेज रही है, ना हम एम्बेसी के थ्रू भी जाके आए हैं। सब गवर्नमेंट के यहाँ पे जितने भी ऑफिस है सब जगह जाके आए। और ये चलो अभी आदमी से पूछ लेते हैं। हाँ भाई केसरी। हाँ सर, हम आए हैं इंडिया से। हमको अलीसार कंपनी 3 महीने से बैठा के रखी है, ना घर भेज रही है, ना खाने का पैसा दे रही है। ठीक है, सब आदमी पूरा परेशान है। ये पूरे आदमी की यही सिचुएशन है। 161 आदमी हम लोग यहाँ पे, काम खत्म है। 161 आदमी है, काम खत्म हो गया है। 24 महीने से 6 महीने का वीजा था और 24 महीने हो गए आज इन सब आदमियों को। ना तो गवर्नमेंट की तरफ जा सकते हैं, ना किसी की तरफ जा सकते हैं। कोई कुछ कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग आपके इसलिए हम परेशान हैं। हम लोग को मदद की जरूरत है। जल्द से जल्द हम लोग को मदद कीजिए, नहीं तो हम लोग परेशान हो जाएंगे खाने के लिए। भटाहा गांव का रहने वाला सत्यनारायण भी सऊदी अरब कमाने गया था। वो घर में अकेला कमाने वाला सदस्य है।
माँ भी बीमार रहती है। छोटी बहन पढ़ाई कर रही है, लेकिन सऊदी अरब में सत्यनारायण के पास काम नहीं है, जिससे वो घर पर पैसे नहीं भेज पा रहा। ऐसे में घर की आर्थिक हालत भी खराब हो गई है, घर का गुजारा नहीं चल पा रहा। सत्यनारायण की कमाई से ही माँ का इलाज और बहन की पढ़ाई का खर्च चलता था। जब सत्यनारायण सऊदी अरब गया तो परिजनों ने किसी तरह 1 लाख रुपए जमा करके उसे भेजा था, ये सोचकर कि विदेश जाने के बाद आर्थिक हालात में तो सुधार आएगा। लेकिन अब सत्यनारायण को ही मदद की दरकार है। घर में बहुत दिक्कत है, पैसा भी नहीं है, हम पढ़ने वाले हैं, हमारे स्कूल में फीस भी नहीं जमा है। बोलते हैं कि पैसा दे दो, तो बोलते हैं जब हम पा ही नहीं रहे तो कहाँ से पैसा दे दें। अच्छा, कितना पैसा लगा गए थे यहाँ से? करीब गए थे तो 1 लाख रुपया लग गए। सऊदी अरब में फंसे ये सभी लोग बस्ती, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, लखीमपुर खीरी, आजमगढ़ और दूसरे इलाकों से आते हैं। फिलहाल सभी सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। बस्ती से हिफ्जुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।